गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का फिर से एक बार एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं तारेंद्र बेले आप लोगों को इस टाइम पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट, जिसमें कि कुछ कमीशंस, कुछ आयोगों के बारे में हमें पढ़ने के लिए कहा गया है, उस पर डिस्कशन करने के लिए इस समय पर हम लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, मजे करते हैं, हर चीज़। ठीक है, तो लास्ट का लेक्चर को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में संपूर्ण अध्ययन हम लोगों के द्वारा कर लिया गया था। उससे पहले आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भगवान श्री गणेश के द्वारा सुख, समृद्धि, सक्सेस, सफलता, हर चीज़ भगवान श्री गणेश के द्वारा आपको दिया जाए, ऐसी कामना मैं आप लोगों के लिए करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही कामना आप मेरे लिए भी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। आप सभी के घर पे भगवान श्री गणेश विराजमान हो चुके होंगे, या गणपति बप्पा कहें, विराजमान हो चुके होंगे। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चरों में हम लोग क्या देख रहे थे? तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने जो टॉपिक हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत ही अच्छे से हमने उस टॉपिक को कंप्लीट किया। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अगर संवैधानिक संस्थाएं ही पढ़ रहे हैं तो पहले संवैधानिक संस्थाओं को निपटा लिया जाए, ताकि आप लोगों को ऐसा याद रहे कि जितनी भी हम लोगों ने पहले पढ़ी है वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। फिर हम लोग धीरे से देखेंगे कि कार्यकारी निकाय कौन कौन से हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि जो है सांविधिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यही सीरीज में कि संवैधानिक संस्थाएं पहले पढ़ लेते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब वह सभी संस्थाएं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में मिलता है। तो जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे, जो हम लोगों का थंबनेल ही है कि यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों के पढ़ने का तरीका वही रहेगा। क्या रहेगा सर? कि संघ लोक सेवा की ज़रूरतें क्या थी, क्यों संघ लोक सेवा को अपनाया गया, या संविधान में ही संघ लोक सेवा जैसी जो संस्था है उसका उल्लेख किया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं को कहाँ से ये यूपीएससी का आइडिया आया, या कहाँ से यूपीएससी जैसी संस्थाओं के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में डाला गया, मतलब पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या समय समय पर कौन कौन से बदलाव किए गए, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज की गई, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और किन किन लोगों का यूपीएससी के गठन से संबंधित किन किन लोगों का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रही, किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका यूपीएससी के गठन में रही, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। फिर आगे चलकर क्या जानेंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में किन किन अनुच्छेदों में कौन कौन से प्रावधान यूपीएससी से लेकर से संबंधित किए गए हैं। ठीक है, इस चीज़ को जानेंगे। यूपीएससी में कौन कौन कितने सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको पद से किस प्रकार हटाया जाता है, इसी टाइप के सभी आयाम पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि अभी तक यूपीएससी के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। अगर कोई अध्यक्ष विशेष है तो उसके बारे में जानेंगे कि वो विशेष क्यों है, वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। इन सभी आयामों पर हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। और आप अगर देखते इस यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग को हम लोग आने वाले 2 लेक्चरों में समझेंगे। एक लेक्चर आज का और एक और लेक्चर इसके ऊपर होगा, जिसमें आपको संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जितनी भी समझ है या जितनी भी चीज़ें समझना चाहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में सारा डिस्कशन, सारा विश्लेषण इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग समझेंगे और दिल ठोक कर लाइक करेंगे, दिल खोल कर शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ के बारे में जानकारी पा पाएँ, या अगर वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यूपीएससी के द्वारा
जो भी अधिकारी दिए जाते हैं वो कौन होते हैं और उनकी क्या आवश्यकता है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोग थोड़ा मेंस की दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए अगर कोई टॉपिक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपके अंदर समझ ये डेवलप होनी चाहिए कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। तो सिलेबस के तहत तो मैंने इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता चुका हूं कि प्री में कितना, मेंस में कितना सिलेबस ये कवर करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आज जो है वो यूपीएससी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की, या संघ लोक सेवा आयोग में कहूं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वहां से स्टार्ट करेंगे और पृष्ठभूमि देखेंगे, भारतीय संविधान में कहां कहां तक इसका वर्णन किया है, यहां तक आज के लेक्चर में समझेंगे और उसके बाद की जो चीजें हैं वो आने वाले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लीजिए, जहां जो भी चीजें हैं वो नोट करिए, हर चीज को। मैं देखिए जो बातें हैं अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो हर चीज आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको एग्जाम ओरिजिनल्स की बुकलेट भी अवेलेबल हो जाएगी, हर चीज आपके पास पका पकाया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ के साथ आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लीजिए। उसमें जो डाउट रहता है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा कर रखिए कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सर से पूछूंगी या किसी दोस्त से मैं पूछूंगी या पूछूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग कोशिश करिएगा कि हैंड रिटन नोट्स ही अपने तैयार करें। एग्जाम ओरिजिनल्स के बुकलेट आपके पास है तो आप उससे पढ़कर अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। ये नहीं कि जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप फिर से एग्जाम ओरिजिनल्स के नोट्स उठाइए, या जो भी बुक आप पढ़ते हैं आप उसको उठाइए। ठीक है, तो पहली कोशिश करिए आप पढ़िए बुकलेट को, और बुकलेट को पढ़ने के बाद आपको उसके हैंड रिटन नोट्स तैयार होने चाहिए। या आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो के साथ ही साथ आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लीजिए। ऐसे इस बात पर मत डालिएगा कि स्लाइड मिल जाएगी या ये पीडीएफ मिल जाएगा तो मैं उससे पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा। ठीक है, तो आप अपनी कोशिश करिए कि हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। चलिए, बातों को यहीं समाप्त करते हुए हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज का टॉपिक मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि हम लोग यूपीएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हिंदी में अगर हम लोग देखें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में हम लोग कहें तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में इस पूरी क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरी क्लास में, इसी चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं रिमोट देख रहा हूँ जो स्लाइड चेंजर है, ठीक है, शायद कहीं रख गया है, कोई बात नहीं। पृष्ठभूमि देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि ठीक है, जैसे कि इनर बोर्ड हम लोग ले लेते हैं। तो पृष्ठभूमि देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सबसे पहले एक तो ये समझिए कि कार्यपालिका यहाँ पर, ठीक है, एक चीज़ आपको ये समझनी है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, कार्यपालिका। और दूसरी चीज़ आपको समझनी है विधायिका। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या समझनी है, तो दूसरी चीज़ आपको समझनी है विधायिका। एक समझना है विधायिका और दूसरी चीज़ जो समझना है कार्यपालिका। तो सबसे पहले, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि विधायिका क्या होती है। तो विधायिका अगर हम लोग देखें तो मैंने कहा था, आप लोगों को बताया था कि विधायिका का जो काम होता है, विधायिका अगर हम लोग केंद्रीय स्तर पर देखें तो विधायिका राज्यसभा को मैं हिंदी में ही, अब हिंदी चल रहा है तो हिंदी ही लिखें, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा को अगर केंद्रीय स्तर की मैं बात करूं तो राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप में हम लोग विधायिका बोल सकते हैं। ठीक है सर, आप विधायिका बोल रहे हैं तो क्या इसमें बैठने वाले सभी जो सांसद हैं हमारे, वो भी विधायिका का अंग है? तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी विधायिका का अंग है। अगर आप किसी मंत्री का नाम जानते हैं तो वो मंत्री भी इस विधायिका का अंग है।
ठीक है, या तो वो राज्यसभा का अंग होगा या तो वो लोकसभा का अंग होगा। तो ठीक है सर, आपने विधायिका बताई कि विधायिका में कौन कौन से आपके क्षेत्र का अगर कोई सांसद है, आप अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में नहीं जानते तो आप सर्च कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है। अगर आपके क्षेत्र का कोई सांसद है तो वो इस केंद्रीय विधायिका, ठीक है, तो इस केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है उसका अंग होते हैं। ठीक है, तो सर आपने ये तो बता दिया कि ठीक है ये अंग होते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों को लास्ट के लेक्चर में भी बताया था कि विधायिका का काम होता है, देखिए जो इस देश की व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो विधायिका को जो सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया है वो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए इस देश में नियम कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, क्या है, नियम और कानूनों का निर्माण करना, जिससे कि इस देश के सभी नागरिकों को उन नियम कानूनों, इस देश के सभी नागरिकों पर उन नियम कानूनों को लागू किया जाए, ताकि इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो मुख्यतः जो काम है, मुख्य काम अगर हम लोग देखें कि मुख्यतः यह क्या काम करते हैं, मुख्य काम जो है वो क्या है, इस देश में नियम व कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना या उनमें संशोधन करना, निर्माण या उनमें संशोधन करना। ठीक है, ये मुख्यतः काम है। क्या ना काम है कि सर आपने विधायिका बताई, राज्यसभा और लोकसभा जो होती है वो विधायिका होती है, और इनका काम क्या है, नियम व कानूनों का निर्माण करना या उनमें संशोधन करने का जो काम है वो किसका काम है, तो यह है विधायिका का काम है। ठीक है सर, लेकिन यूपीएससी कहाँ आता है इन सब चीज़ों में, आएगा भाई साहब, थोड़ा इंतजार करिए, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अब नियम और कानूनों का निर्माण या नियम या कानूनों में संशोधन हो गया है, अब बारी आती है कि इनको लागू किस पे करना है, तो इनको लागू करना है इस देश की जनता या इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर ये नियम कानून समान रूप से लागू करना होता है। ठीक है, तो इनको लागू करना, अब लागू करने का काम किसका है, तो लागू करने का काम जो है वो कार्यपालिका का, कार्यपालिका का काम क्या है, कार्य जो है वो क्या है, विधायिका के द्वारा जितने भी नियम कानून या जितने भी जो भी चीजें बनाई जा रही है उनको लागू करना, लागू करना, क्या लागू करना, क्या लागू करना, तो लागू करना क्या, विधायिका के द्वारा बनाए हुए नियमों को लागू करने का काम जो है वो किसका है, कार्यपालिका का। इसमें भी मैंने बताया था कि कार्यपालिका जो है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, स्थायी कार्यपालिका। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी जो होती है वो अस्थायी कार्यपालिका। शायद अगर आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर देखे होंगे तो इसमें भी मैंने इस चीज को समझा चुका हूं। ठीक है, तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं, अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं ऑल मेंबर, प्लस प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी जो होते हैं वो इस अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य होते हैं। आप समझ रहे होंगे अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं। अब इन्हें अस्थायी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन सभी सदस्य जो मंत्रिपरिषद है या प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, उन सभी को एक निश्चित कार्यकाल के लिए, एक निश्चित कार्यकाल मतलब 5 सालों के लिए इस देश की जनता, इस देश के लोगों के द्वारा चुनकर वहां भेजा जाता है। और अगर इस देश की जनता 5 साल बाद उन्हें चुनाव हरा देती है तो वो इस कार्यपालिका के अंग से बाहर हो जाते हैं। इस वजह से बोला जाता है कि यह जो कार्यपालिका है यह अस्थायी कार्यपालिका है। जो मेन मुद्दा है वो है स्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो स्थायी कार्यपालिका में इस देश के जितने भी नौकरशाह है, नौकरशाह, ठीक है, इस देश के जितने भी नौकरशाह हैं वो सब के सब इस स्थायी कार्यपालिका का अंग होते हैं, इस स्थायी कार्यपालिका का भाग होते हैं। तो सर फिर भी आप यूपीएससी कहाँ आ रहा है इन सब चीज़ों में, तो यूपीएससी आ चुका है। आप नज़र डालिए कि इस देश के जितने भी नौकरशाह हैं, ठीक है, इस देश के जितने भी 2 सेकंड वेट करिएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस देश के जितने भी नौकरशाह हैं उसमें से लगभग अगर ए ग्रेड के ऑफिसर्स की हम लोग बात करें तो वो जो नौकरशाह है वो यूपीएससी के द्वारा ही परीक्षाओं के माध्यम से चयनित किए जाते हैं, या मैं कहूं तो पद पर उनको नियुक्त किया जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है। विधायिका ने बना दिया नियम, ठीक है, विधायिका ने बना दिया नियम, इस अस्थायी कार्यपालिका को चुनकर भेज दिया आप लोगों ने वोट डालकर अस्थायी कार्यपालिका को चुनकर भेज दिया आपके ऊपर नियम कानून को लागू करने के लिए। अब उसमें एक और चीज चाहिए हुई थी, स्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों को चुनने की जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई वो है संघ लोक सेवा आयोग को। तो अब आप इस चीज से समझ चुके होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग को क्यों पढ़ना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इस चीज की गहराई है। तो हम लोगों को एक स्थायी कार्यपालिका के रूप में नौकरशाहों की जो नौकरशाह है उन लोगों की आवश्यकता थी। इसी वजह से संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान सभा में किया गया, या संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक प्रावधान दिया और कहा एक ऐसी संस्था या एक ऐसी बॉडी इस देश के संविधान में होना चाहिए जो कि इस देश को स्थायी कार्यपालिका मतलब नौकरशाह उपलब्ध कराए या उनकी नियुक्ति करे, ठीक है। इस सब चीजों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक प्रावधान दिए गए, ठीक। तो अब देखिए हम लोग पृष्ठभूमि अगर देखें, संघ लोक सेवा आयोग की अगर हम लोग पृष्ठभूमि देखें तो इसके अंतर्गत पृष्ठभूमि में हम लोग क्या देखेंगे, इस आयोग की मतलब संघ लोक सेवा आयोग के गठन से लेकर वर्तमान में जितनी भी प्रक्रियाएं हुई है या वर्तमान में जितनी भी या जो भी इसकी संरचना है या जो भी ये बॉडी वर्तमान में जिस तरीके से ये काम कर रही है वहां तक हमको पढ़ना है। मगर भारत की बात करें तो भारत में सिविल सेवाओं का विकास ब्रिटिश उपनिवेशक माना जाता है। मतलब ब्रिटिश उपनिवेशक का मतलब है कि ब्रिटिशों से हम लोगों ने ये उपनिवेश के रूप में लिया है। मतलब भारत में जो है वो संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो ब्रिटिश काल में हुआ था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था वहीं से हम लोगों ने अपने संविधान में डाला। इसलिए जो यूपीएससी है उसको ब्रिटिश उपनिवेशक माना जाता है, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशक माना जाता है। अगर हम लोग बात करें कि देखिए हम लोग कुछ लोगों को जानेंगे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम किए। कुछ लोगों के नाम आप लोगों को बताऊंगा और प्री के क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताऊंगा कि सीधे प्री में जो है वो क्वेश्चंस आते हैं और इसी वजह से उनका नाम मैंने हाईलाइट करके बिल्कुल स्लाइड में डाला हुआ है। तो सबसे पहले नाम अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। भारत के वाइसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो इन्हें जो भारत में सिविल सेवाओं के जन्मदाता, मतलब सिविल सेवा मतलब आप समझ रहे हैं जो लोक सेवा है, लोक सेवाओं के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि बताइए भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता कैसे कहा जाता है। तो ये चमक रहा है यहाँ पर नाम, जिनका नाम है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बोलें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन कौन से काम किया तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे 1793 में इन्होंने कॉर्नवालिस कोड मतलब कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड को लागू किया। और देखिए इसमें कॉर्नवालिस कोड इन्होंने लागू किया और इन्होंने कहा कि जो लोक सेवक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो लोक सेवक है, लोक सेवक में आज जो आपके जो कलेक्टर होते हैं, आप अगर जो देखते हैं तो इन कलेक्टरों को राजस्व संबंधी अधिकार दिया। मतलब राजस्व वसूलने से संबंधित जो भी अधिकार है वो कलेक्टर को दिया। और जितने भी न्यायिक अधिकार थे, मतलब न्याय करने के जितने भी अधिकार थे वो जजों को सौंप दिया। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा क्या काम किया? 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया और इस कॉर्नवालिस कोड के तहत न्यायिक और प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्था है, न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए राजस्व संबंधी जितने भी अधिकार है वो कलेक्टर को दिए और न्यायिक संबंधी जितने भी अधिकार है वो जजों को दिया। अब देखिए कंपनी, अब इस समय पर देखिए 1793 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। हाँ, अब देखिए यहां पर कलेक्टर है। अब इनकी नियुक्ति की प्रोसेस क्या होगी? तो इस समय पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल था तो उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक निदेशक मंडल हुआ करता था। निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मतलब 8-10 लोगों का एक मंडल हुआ करता था और उनकी सिफारिश पर
इन जो लोक सेवक है उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी। किसी भी प्रकार की योग्यता एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का अभाव उस समय पर हुआ करता था। ठीक है, उस समय पर हर प्रकार की परीक्षा, या अगर हम लोग बात करें परीक्षाओं और योग्यताओं जैसे जो तत्व है उनका अभाव उस समय पर हुआ करता था। तो कॉर्नवालिस का जो योगदान है यूपीएससी में वो ये कि सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्या किया इन्होंने, तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया और इसके तहत क्या किया गया, जो राजस्व संबंधी जितने भी अधिकार थे वो कलेक्टर को दिए गए और न्यायिक संबंधित जितने भी अधिकार थे वो जजों को दिए गए। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो है लॉर्ड वेलीजेली। अब इन्होंने क्या काम किया, लॉर्ड वेलीजेली ने क्या किया, 1800 के समय पर, सन आप लोगों को याद रखना है, 1800 के समय पर कहां पर, तो कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। अब इनका उद्देश्य समझिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का इनका उद्देश्य था कि जितने भी लोक सेवकों की नियुक्ति की जाएगी उन सभी लोक सेवकों को इस कॉलेज में एडमिशन दिलाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इनका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य जो था लॉर्ड वेलीजेली का, तो ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज की स्थापना, और वो कॉलेज कौन सा था, फोर्ट विलियम कॉलेज। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो कहां पर है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, और इसकी स्थापना किसने करी, तो लॉर्ड वेलीजेली में। ठीक है, बात वही है, सारी चीजें हो गई। सिविल सेवकों का परीक्षण, जो उद्देश्य है मैंने आप लोगों को बताया कि सिविल सेवकों के परीक्षण के लिए इसका वो किया गया था। अब बाद में क्या हुआ कि निदेशक मंडल, वही निदेशक मंडल जो सिविल सेवक की नियुक्ति के लिए जो है वो अपनी सिफारिश देते थे, वही निदेशक मंडल ने इसका विरोध किया और बोला कि नहीं, भारत में ऐसा किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग कॉलेज नहीं खुलेगा, तो और इसको फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद करा दिया गया। ठीक है, कि इस निदेशक मंडल ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। बाद में क्या हुआ, 1806 में इंग्लैंड में हेल्बरी नामक स्थान है, हेल्बरी, ठीक है, इंग्लैंड के हेल्बरी नामक स्थान पर सिविल सेवकों को परीक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना करी गई। ठीक है, तो दो कॉलेज, ईस्ट इंडिया कॉलेज और एक है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज जो है वो कहाँ है, इंग्लैंड के हेल्बरी में। कब इसकी स्थापना की गई, 1806 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में। दोनों के उद्देश्य सेम, सिविल सेवक, जितने भी लोक सेवक या सिविल सेवक है उनके परीक्षण के लिए इन कॉलेजों की स्थापना की गई। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम लोगों ने कॉर्नवालिस के बारे में देख लिया, हम लोग अब देख रहे हैं वेलीजेली के बारे में। तो वेलीजेली का क्या काम था, वेलीजेली का काम था ट्रेनिंग के लिए एक कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी, और वो कॉलेज कौन सा था, तो वो कॉलेज था फोर्ट विलियम। कहां पर था, कलकत्ता में था, 1800 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आता है 1853 का अधिनियम। ये आप बोलोगे कि सर इतनी जल्दी जल्दी आगे सारे अधिनियम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग वही अधिनियम या वही काम देख रहे हैं जिसका किसी न किसी प्रकार से सिविल सेवा या किसी न किसी प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग से संबंध था। वही पॉइंट हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो 1853 का जो अधिनियम है, इसमें सबसे पहली बार नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, इसमें बात की गई कि एक नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे परिभाषित किया जाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति की जा रही है, एक नियुक्ति प्रक्रिया की बात की जा रही है। अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक 8 लोग निदेशक मंडल में बैठते थे और वो लोग बोलते थे कि इस आदमी को बिठा दो सिविल सेवक या कलेक्टर बना दो, तो उस आदमी को बना दिया जाता था। लेकिन इस 1853 के अधिनियम में पहली बार ऐसा बोला गया कि एक प्रॉपर नियुक्ति प्रक्रिया होनी चाहिए और इसी के अनुसार जो है, इसी के अनुसार लोक सेवकों की क्या होनी चाहिए, नियुक्ति की जानी चाहिए। अब जब ये बात आई तो इस संबंध में प्रक्रिया बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर हद से ज्यादा। ठीक है, आपसे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सिविल सेवा में नियुक्ति प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो वो याद आपको रखना है, मैकाले समिति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझिए। मैकाले समिति के बारे में भी जानेंगे। तो मैकाले समिति, देखिए सबसे पहली बात, उद्देश्य तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन से संबंधित जो भी प्रोसेस होगी, इन सब चीज़ों को परिभाषित करने के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकाले समिति का गठन कब किया गया था, तो 1854 में। मैकाले समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे।
किस चार्टर या किस अधिनियम के तहत पूछा जाएगा, तो आपको लिखना होगा 1853 के चार्टर या 1853 के अधिनियम के तहत मैकाले समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1854 में किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या इसके उद्देश्य थे, तो उद्देश्य यही था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराना इनका उद्देश्य था, और यही उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था। क्या कि लोक सेवकों की जो नियुक्ति है वो अब जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस या हम लोग कहें कि जो नियंत्रण मंडल था उसकी सिफारिश के अनुसार नहीं होगा। एक बाकायदा प्रतियोगी परीक्षा जो है, जैसे कि आज होता है, बाकायदा एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उस प्रतियोगी परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होगा उसको लोक सेवक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो मैकाले समिति का जो उद्देश्य था। ठीक है, फिर 1855 में क्या हुआ, 1855 में मैकाले समिति की सिफारिश के अनुसार मैकाले समिति ने सिफारिश करी। ठीक है, 1855 में मैकाले समिति की सिफारिश के बाद भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई। ठीक है, लंदन में आयोजित की गई, जिसकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। और ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, भारतीय सिविल सेवा है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार के भारतीयों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। समझ रहे हैं आप? मैकाले समिति का उद्देश्य था कि लोक सेवक या सिविल सेवक बनने के लिए जो भी है प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करवाए। ये उसने बखूबी काम किया, और उसी की अनुशंसा के अनुसार कब 1855 में पहली बार लंदन में भारतीय सिविल सेवकों के लिए पहली बार लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन उस प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी भारतीय को बैठने की अनुमति नहीं थी या शामिल होने की अनुमति नहीं थी। तो ये था 1855 में जो इंपॉर्टेंट घटना हुई। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये बात हो गई, अभी तक भारतीयों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। 1860 में क्या हुआ, कैनिंग आए। कैनिंग के समय पर प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दी गई कि कम से कम 22 वर्ष के व्यक्ति को अगर आपको जो परीक्षा में बैठना है, जैसे अभी 21 वर्ष है, ठीक है, अगर आपको परीक्षा में बैठना है तो कम से कम आपको 22 वर्ष का होना आवश्यक है। 1866 में लॉर्ड लॉरेंस आए, और लॉर्ड लॉरेंस के समय पर न्यूनतम आयु को घटाकर 21 कर दी गई। पहले 23 से 22, फिर 22 से 21 कर दी गई। 1878 में लिटन आए, लॉर्ड लिटन के समय पर क्या हुआ, तो न्यूनतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। मतलब एक छोटे छोटे फैक्ट है, आप नहीं याद रखना चाहते तो कोई बात नहीं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ठीक है, एक रीडिंग हम लोगों को करना चाहिए और एक बार हम लोगों को पढ़ना है कि क्या कैनिंग के समय पर 23 से 22, ठीक है, उसके बाद लॉरेंस के समय पर 22 से 21 और लिटन के समय पर 21 से घटाकर 19 वर्ष न्यूनतम आयु सिविल सेवा के लिए कर दी गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बात करते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में, क्योंकि अब देखो सिविल सेवाओं की बात कर रहे हैं तो भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो सिविल सेवा के रूप में उत्तीर्ण करने वाले। तो ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई, सबसे पहले तो सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम लोग जानें तो कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा, बचपन से स्कूलों में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुना ही होगा। तो उन्हीं के छोटे भाई हुआ करते थे कौन, सत्येंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने 1864 में, ठीक है, 1864 में सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय सिविल सेवा को उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय होते हैं, ये पहले भारतीय है जिन्होंने जो सिविल सेवा है, जो अंग्रेजों के ज़माने में जो सिविल सेवा होती थी या भारतीय सिविल सेवा होती थी, उसको पास करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। वो बात अलग है कि इन्होंने ज्वाइन नहीं करी थी किसी कारणवश, या जो भी इनका निजी कारण रहा हो, इन्होंने ज्वाइन नहीं करी, बस पास कर दी, बोले अब मुझे ये जॉब नहीं करनी। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर बात करेंगे हम लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। ठीक है, अब जब आयु घटा रहे थे तो इस आयु को देखो, सिविल सेवाओं में प्रवेश की आयु को घटाने के विरोध में जो भी प्रवेश की आयु, अभी जैसे आप लोगों ने उन पॉइंटों में देखा कि किस तरीके से 23 न्यूनतम आयु जो थी वो 23 थी, 23 से 22 हुई, 22 से 21 हुई, 21 से 19 हो गई। इस घटाने के विरोध में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक आंदोलन चलाया, एक आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, और इसी आंदोलन के तहत एक
जो व्यापक आंदोलन के बाद जो गवर्नमेंट है या जो उस समय पर ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा एक आयोग का गठन किया गया जिसे बोला गया एविसन आयोग। अभी तक हम लोगों ने मैकाले समिति के बारे में जाना, मैकाले समिति के उद्देश्य समझे, मैकाले समिति का गठन क्यों किया गया था, कब किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये जाना। अब हम लोग एविसन आयोग के बारे में जानेंगे। तो एविसन आयोग का गठन किन कारणों से हुआ? तो एविसन आयोग का गठन सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था जो कि इस बात का विरोध कर रहा था कि जो सिविल सेवा में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु है उसको बार बार अंग्रेजों के द्वारा घटाया जा रहा है। तो उसके विरोध में एक आंदोलन था और इसी कारण से जो है एविसन आयोग का जो है वो गठन कर दिया गया। अब देखिए कब किया गया, तो इस समय पर जो है वो लॉर्ड डफरिन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय पर जो भारत के वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन, तो इसीलिए आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय पर 1886 में एविसन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, एविसन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने जो सिफारिशें की वो निम्न प्रकार की जो सिफारिश है। ठीक है, ठीक है, तो एविसन आयोग ने भारत में सिविल सेवा के संबंध में कौन कौन सी सिफारिश करी, इस बात को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो जो है एविसन आयोग ने सिविल सेवा को एक साथ भारत और इंग्लैंड में आयोजन कराने का विरोध किया। इन्होंने कहा कि सिविल सेवा जो है वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ नहीं कराई जा सकती। जो सिविल सेवा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कराई जाएगी? वो इंग्लैंड में कराई जाएगी। और साथ ही में इन्होंने सुझाव दिया कि जो सिविल सेवा में बैठने की अधिकतम आयु है, अधिकतम आयु, अभी तक न्यूनतम आयु के विरोध चल रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि अब अधिकतम आयु जो है वो 23 वर्ष है। 23 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति इस सेवा में, जो सिविल सेवा है उसमें बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एविसन आयोग से संबंधित है सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है समय 1892 के समय का। 1892 के समय जो भी चीजें हैं जो है वो एसिचन आयोग या एविसन आयोग की अगर हम लोग बात करें, इनकी सिफारिश के अनुसार 1892 में सिविल सेवकों की न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम आयु 23 करने की निर्धारित। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एविसन आयोग ने सुझाव दिया था कि अधिकतम आयु आप 23 कर दीजिए और इस चीज का विरोध किया था कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ जो है ये परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उसी के अनुसार 1892 में क्या किया गया, तो उसी के तहत न्यूनतम आयु 18 वर्ष घोषित कर दी गई और अधिकतम आयु बोल दिया गया कि 23 वर्ष तक आप इसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है एक और आयोग की। इस आयोग को देखिएगा, इस्लिंगटन आयोग। ठीक है, इस्लिंगटन आयोग, इस आयोग को देखिएगा। इसमें क्या हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर यह आयोग आया। क्या समय था, तो 1912 में इस आयोग का गठन किया गया और इसने सुझाव दिया। इसने सुझाव क्या दिया, इस आयोग ने सुझाव दिया कि जो प्रतियोगी परीक्षा है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस्लिंगटन आयोग का जो गठन है किया गया कब, 1912 में। किसके समय पर, लॉर्ड हार्डिंग के समय पर किया गया। और इस समय पर जो इसने सुझाव दिया, वो सुझाव दिया कि जो प्रतियोगी परीक्षा है इसका आयोजन जो है वो भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी किया जाना चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड में भी किया जाना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, 1919 का अधिनियम आया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया, इस अधिनियम में बोला गया, क्या बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही जो इस्लिंगटन आयोग ने सिफारिश करी, उसी को इन लोगों ने बोला कि अब जो है वो जो प्रतियोगी परीक्षा है, लोक सेवा से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये बात पहली बात बोली उन्होंने। और इस अधिनियम के तहत सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए उच्च पदों में से एक पद पर भारतीयों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया। इन्होंने बोला कि अब हमें, पहले ऐसा होता था कि जितने भी उच्च पद हुआ करते थे वहां पर भारतीयों की नियुक्ति की ही नहीं जाती थी। हमेशा जो निम्न पद जो हुआ करते थे वहां पर भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो है सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए जितने भी उच्च पद है उसमें से एक पद पर भारतीयों की नियुक्ति का निर्णय
लिया गया। ठीक है, और इसी अधिनियम की सिफारिश के आधार पर इस अधिनियम को लागू करने के लिए ली आयोग, ठीक है, जो लोक सेवा है, लोक सेवा की जितनी भी चीज़ें थी उनको लागू करने के लिए जो है ली आयोग का गठन किया गया था। अब इन सब चीज़ों को जो है वो ली आयोग के द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या लागू करना है इसमें? ये लागू करना है कि भारत इंग्लैंड के साथ साथ 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या लागू करना है कि इंग्लैंड के साथ साथ जो सिविल सेवा की जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो भारत में भी आयोजित की जानी है, और साथ में उच्च पदों पर जितने भी उच्च पद है उसमें से एक पद भारतीय जो प्रतिभागी है उसको नियुक्त करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो ली आयोग का गठन किया गया, और ली आयोग का गठन किया गया ये आपको याद रखना है। और 1922 में क्या होता है, देखिए, जो इस्लिंगटन आयोग था 1922 में क्या होता है, जो इस्लिंगटन आयोग और 1919 के अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए पहली बार भारत में सिविल सेवा का आयोजन किया गया। और वो कब किया गया? तो 1922 में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो इलाहाबाद में किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो पहली बार भारत में जो सिविल सेवा का आयोजन वो हुआ, वो कब हुआ? 1922 में। और कब हुआ, कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ एक साथ। ठीक है, भारत में भी आयोजन हुआ और इंग्लैंड में भी आयोजन हुआ। तो भारत में कहाँ पर हुआ? तो इलाहाबाद में इसका आयोजन कराया गया। मैंने बताया था 1919 के अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए ली आयोग का गठन किया गया था। और तो अब हम लोगों को 3 मार्कर के रूप में भी ली आयोग आपके सामने आ सकता है कि बताइए ली आयोग के बारे में 3 नंबर में आप लोगों को लिखना है। तो वही फैक्ट हम लोग ली आयोग के बारे में जान रहे हैं, थोड़ी सी चीज़। तो सबसे पहला फैक्ट अगर हम लोग देखें तो ली आयोग को ही रॉयल कमीशन कहा जाता है, या आपको कभी ऑप्शन में रॉयल कमीशन मिले या ली आयोग मिले तो आप समझिएगा कि दोनों बात एक ही है। तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो 1919 के अधिनियम के तहत 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय पर, अब ये समय किसका चल रहा है? तो लॉर्ड रीडिंग का चल रहा है। इस समय पर इस गठन का आयोग किया गया। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1924 में प्रस्तुत करी और एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इन्होंने कहा कि 1924 में अपनी एक रिपोर्ट, जो ली आयोग है उन्होंने 1924 में अपनी एक रिपोर्ट पेश करी, और अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए जो केंद्रीय स्तर पर जो लोक सेवकों की नियुक्ति कर पाए। ये बात इन्होंने कही, और ली आयोग के ही सुझाव पर, ठीक है, ली आयोग के ही सुझाव पर पहली बार भारत में 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। समझ रहे हैं आप? ये इतनी जो मैंने महाभारत बताई है ना, इतनी भी जो मैंने कहानियां बताई है वो इस दिन तक पहुंचने के लिए बताई है, ताकि आपको समझ आए कि धीरे 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 कैसे ली आयोग की सिफारिश पर भारत में 1 अक्टूबर 1926 को एक केंद्रीय स्तर का लोक सेवा आयोग, या मैं कहूँ लोक सेवा आयोग या भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगर हम लोग ब्रिटिश उपनिवेशक माने तो 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया था। किसकी सिफारिश पर की गया था? तो लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष, प्रीलिम्स फैक्ट, सर रॉस बार्कर, ये याद रखना है। और इसमें उस समय पर जो है वो अन्य 4 सदस्य भी होते थे। जो नियुक्ति की जो प्रोसेस है या जो आयोग है इसमें 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक थे सर रॉस बार्कर, और साथ में 4 अन्य सदस्य भी हुआ करते थे। मतलब इसका कहने का मतलब है 5 सदस्यीय जो ये लोक सेवा आयोग जो था वो 5 सदस्यीय था। ठीक है, 5 सदस्यीय था। अगली स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद जो आता है वो 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम, या 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ? 1 अप्रैल 1937 को फेडरल सर्विस कमीशन का गठन किया गया। केंद्रीय स्तर पर उसका नाम जो है वो क्या कर दिया गया? फेडरल सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल सर्विस कमीशन। और इसी अधिनियम में अभी तक देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ली आयोग का गठन किया गया, और ली आयोग ने सिफारिश करी कि एक केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और ली आयोग की सिफारिश के बाद ही 1 अक्टूबर 1926 को क्या किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन केंद्रीय स्तर पर किया गया। अब आती है बात 1935 की, भारत शासन अधिनियम की। अब इस भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर बोला गया कि एक फेडरल सर्विस कमीशन होगा, और
देखिए 1 अप्रैल 1937 को बोला कि एक फेडरल सर्विस कमीशन होगा और इसी के तहत प्रांतीय लोक सेवा आयोग, मतलब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो जैसे आप लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो यह एक क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य मतलब जो राज्य को लोक सेवक उपलब्ध कराए या राज्य के लिए सेवा करने के लिए जो है लोक सेवकों की नियुक्ति करें, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं कराएं, उनका मापदंड तय करें, उनकी योग्यताएं तय करें। इन सब काम करने का काम जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का है। तो उस समय पर केंद्रीय स्तर पर तो जो काम हो रहा था वो कौन कर रहा था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो 1935 के अधिनियम में बोला गया कि प्रांतीय स्तर पर भी एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इस तरीके की बात 1935 के भारत शासन अधिनियम में करी गई। अब बात क्या हुई, बात यह हुई कि 26 नवंबर 1949 ये डेट आप लोग जब से तैयारी कर रहे होंगे आप लोगों ने लाखों बार करोड़ों बार आप लोगों ने ये डेट सुनी होगी। क्या 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और देखिए कुछ अंश तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1949 को भारत का पूरा संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, तो जब संविधान लागू कर दिया गया तो भारत के संविधान निर्माणकर्ताओं ने 1935 में जो फेडरल कमीशन ऑफ इंडिया या फेडरल सर्विस कमीशन जो थी इसी को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में भारत के संविधान में स्वीकार किया। मतलब 1935 में जो फेडरल सर्विस कमीशन था उसी को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में स्वीकार किया गया या उसी को संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा। बस समझ रहे हैं आप कहाँ से कहानी कहाँ पहुँच गई। जो फैक्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, कहाँ पर, शाहजहां रोड पर उपलब्ध है। ठीक है, कुछ फैक्ट अभी और जानेंगे। उससे पहले देखिए तो क्या हुआ, किस तरीके से सबसे पहले एक निदेशक मंडल के द्वारा क्या किया जाता था, एक निदेशक मंडल के द्वारा सिफारिश के बाद लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती थी। वो सिफारिश देते थे और लोक सेवकों की नियुक्ति कर दी जाती थी। धीरे धीरे हम लोगों ने देखे उसके रिफॉर्म्स कि धीरे धीरे रिफॉर्म्स क्या हुआ। पहले प्रतियोगी परीक्षा करवाने की बात करी, लेकिन बोला गया कि यह प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ लंदन में कराई जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार से किसी भारतीय को शामिल होने की जो परमिशन है वो नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि प्रतियोगी परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाने लगी। फिर बोला गया कि भारतीय भी शामिल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक केंद्रीय स्तर पर ली आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय स्तर पर क्या किया गया, 1 अक्टूबर 1926 को जो है वो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया, उसमें बोला गया कि एक राज्य स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी होगा। ये 1935 के अधिनियम में बोल दिया गया। बाद में संविधान जब लागू हो गया तो संविधान में जो है वो फेडरल कमीशन ऑफ इंडिया या फेडरल सर्विस कमीशन के रूप में जो 1935 में जो लोक सेवा आयोग था उसी को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में कहा जाने लगा और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया, दिल्ली के शाहजहां रोड में। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ये रही पूरी संघ लोक सेवा आयोग या मैं कहूँ कि अगर यूपीएससी की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कहाँ से ऐसा विचार आया, कहाँ से भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें एक स्थायी कार्यपालिका चाहिए होती है, इस वजह से यूपीएससी की वो थी। ठीक है, यहां तक की सारी कहानी आप लोगों को समझ आई। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर देखूंगा। कोई डाउट रहेगा तो अगले लेक्चर में को स्टार्ट करने से पहले उस डाउट को मैं पहले क्लियर करूंगा, लेकिन आप डाउट लिखिए। और अगर आपको सच में लगता है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर, पृष्ठभूमि हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग आज़ादी से पहले की पृष्ठभूमि थी ये कि आज़ादी से पहले संघ लोक सेवा आयोग कैसा था, कहाँ से हम लोगों ने ग्रहण किया, किस किस प्रकार से लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती थी, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। जो वर्तमान अगर हम लोग देखें कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, तो आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सिविल सेवा है उसको सशक्तिकरण करने पर बल दिया कि सिविल सेवा का जो है वो सशक्तिकरण होना चाहिए। और अगर जो वो देखें हम लोग कि इनको क्या बोला जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जो अखिल भारतीय सेवा जो है, अभी समझेंगे हम लोग कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, लोक सेवाएं क्या होती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जो भारत के जो है
वो सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है। ये एक फैक्ट अभी के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि आज़ादी के बाद क्या हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवा या जो भी सेवा है सिविल सेवा उस पर बल दिया और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, इनको कहा जाता है। अगली स्लाइड की बात करें तो देखिए अभी हम लोग कुछ फैक्ट, अभी हम लोगों ने जो टॉपिक है हम लोगों का स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी जो हम लोगों को टॉपिक है वो हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखी है, ठीक है, लेकिन पृष्ठभूमि भी देख लिए हैं। अभी हम लोग वो फैक्ट देख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोक सेवा दिवस, ठीक है, या सिविल सर्विसेज डे या लोक सेवा दिवस। तो कब मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे, तो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है या लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और कब से मनाया जा रहा है, तो 2006 से। अब ये मनाया भी क्यों जा रहा है, तो 21 अप्रैल 1947 को, ठीक है, 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल के द्वारा स्वतंत्र भारत में पहली बार लोक सेवा सत्र का आयोजन किया गया था। लोक सत्र सेवा मतलब जितने भी लोक सेवक थे उन सबको बुलाकर जो एक सत्र का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 21 अप्रैल 1947 को। और इसी कारण ये 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पर ये किया गया था, क्या किया गया था, लोक सेवा सत्र जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो मेंटकॉफ हाउस दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और यही सारी चीज़ें हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, 2006 से मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फैक्ट है, एक रीडिंग मारने में कुछ जाता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बाद की है, आगे की स्लाइड में कैसे आ गई, ठीक है। ओके, हाँ, ये सारी चीज़ें बात की है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पृष्ठभूमि में देखा कि किस प्रकार से धीरे धीरे निदेशक मंडल से एक केंद्रीय जो स्तर पर है वो लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। धीरे धीरे कुछ समितियां आई, कुछ आयोगों का गठन हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें रिफॉर्म होते गए। तो आज़ादी के बाद भी संघ लोक सेवा आयोग में रिफॉर्म्स करने के लिए समय समय पर कुछ समितियों का गठन किया गया था। उन्हीं 2-4-5 समितियों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा संघ लोक सेवा एक साथ हम लोग समाप्त कर दें। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि राजमन्नार समिति ये कब आई, तो राजमन्नार समिति आई 1969 में। और इस समिति ने क्या सुझाव दिया, तो इस समिति ने सुझाव दिया कि IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं उनको समाप्त करने की बात कही, बहुत बड़ी बात कही। तो राजमन्नार समिति 1969 में आई और उन्होंने जो बात करी वो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी कि उन्होंने बोला कि IAS और IPS जैसी सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। फिर 1976 में एक और आयोग आया, एक और आयोग का संघ लोक सेवा आयोग में रिफॉर्म करने के लिए गठन किया गया जिसका नाम है कोठारी आयोग। और इन्होंने बोला कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो नियुक्ति के लिए जो प्रोसेस है उसमें जो भी परीक्षाएं आप ले रहे हैं वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, जो वर्तमान में भी लागू है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग त्रिस्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करवाता है तो ये किस आयोग की अनुशंसा पर उसने वो किया, तो आपको याद रखना है कोठारी आयोग, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री, आप जानते हैं, आप भली भांति इस चीज़ से परिचय हैं, जैसे PSC भी होता है प्री। फिर दूसरा स्तर जो है वो क्या है, मेंस, पेन शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, मेंस, और तीसरा जो है वो इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 स्तर हो गए, ठीक है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन कराने के संबंध में कोठारी आयोग ने अनुशंसा कर दी, ठीक है। इसके बाद एक आती है सतीश चंद्र समिति, और सतीश चंद्र समिति आती है 1989 में। और इन्होंने बोला कि एक ऐसे का पेपर जोड़ दीजिए, जो भी आप मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में ऐसे का पेपर जोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझिए यार, हर समिति ने कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं, वो रिफॉर्म्स ही आपके सामने आज एग्जाम्स के रूप में सामने आता है। जैसे MPPSC में भी निबंध का पेपर होता है, वैसे UPSC में भी
निबंध का पेपर करने के लिए बात करी किसने, सतीश चंद्र समिति ने। फिर आती है होता समिति, 1989 में ही आती है होता समिति, और इन्होंने बोला एक एप्टीट्यूड का पेपर जोड़ दीजिए, मतलब सीसेट का पेपर जोड़ दीजिए। ठीक है, ये अनुशंसा इन्होंने कर दी कि एक एप्टीट्यूड का टेस्ट अलग से एक पेपर प्रीलिम्स के इसमें जोड़ दीजिए। तो एप्टीट्यूड का पेपर जोड़ने की बात करी होता समिति ने। सतीश चंद्र ने बोला कि एक निबंध का पेपर जोड़ दीजिए। इनके सन और इन्होंने क्या क्या बोला, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये थी कुछ कुछ मुख्य समिति। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्री में कि बताइए निम्न में से कौन सी वो समिति नहीं है जिसका संबंध किसी भी प्रकार से लोक सेवा आयोग से नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 समितियां वो देगा जो जिनका संबंध लोक सेवा आयोग से था, और 1 समिति उसमें दे देगा जिसका किसी भी प्रकार से संबंध नहीं हो। उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी समिति है और कौन सी समिति नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी समिति, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति, कोठारी समिति के बाद हमने देखा सतीश चंद्र समिति और होता समिति। ये 4 समितियां हम लोगों ने देखी। इनमें से 5वां नाम कुछ आए तो आप उसको टिक कर पाओगे। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की कि भारत के संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कहाँ पर है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन कहाँ पर है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक सा जान लेते हैं ताकि कल की क्लास में मुझे फिर से इंट्रोडक्शन ना पढ़ाना पड़े। हम लोग थोड़ा सा बेसिक बना के आज चलते हैं ताकि कल हम लोगों की क्लास जो है वो समाप्त हो पाए। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 14 में, कहाँ पर, भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। अब इसमें भी 2 भागों में इसको अलग अलग बांट दिया गया, जिसे बोला गया अध्याय 1। इस अध्याय 1 में अनुच्छेद 308 से 314 तक के बारे में उल्लेख है, और अध्याय 2 जो है वो उल्लेख करता है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के जितने भी अनुच्छेद है इन सब का प्रावधान करता है। देखिए, आप ये समझिए कि लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद जो है वो भाग 14 में जो भी चीज़ें हैं वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। जितने भी अनुच्छेद बोर्ड पर मैंने आप लोगों को लिखे हैं इन सब को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इस अनुच्छेद में क्या है, इस अनुच्छेद में क्या है। तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि सर आप तो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं 315 से 323, लेकिन 316 में क्या है ये तो बताइए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक परिचय वाला पेज और हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद की जो क्लास है वो हम लोग कर देंगे। तो अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14, जो कौन सा भाग है, तो भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो प्रावधान है वो किया गया है। अब देखिए परिचय की बात करें, बात वही, वर्णन कहाँ है भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ, तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। अब पहली बात कि संविधान में वर्णन है तो कैसी संस्था है बताइए, संवैधानिक संस्था है। जब संविधान में वर्णन है तो कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये बात हो गई यही कि संवैधानिक है, स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है, इसलिए स्वतंत्र एवं स्वतंत्र निकाय है। वर्तमान में जो संरचना है, वर्तमान में बोला गया जो यूपीएससी में जितने सदस्य होते हैं तो वर्तमान की जो संरचना है वो 1+10, जैसे हमने चुनाव आयोग में देखा था 1+2, तो यहाँ पर है 1+10। एक जो होगा वो यूपीएससी का अध्यक्ष होगा और 10 जो होंगे वो अन्य सदस्य होंगे। मुख्यालय मैंने आप लोगों को बता ही दिया हूँ, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, यूपीएससी का वो है। केंद्रीय भारतीय अभिकरण है, केंद्रीय मतलब कि केंद्रीय स्तर पर जितने भी जो नियुक्ति होती है, जितने भी लोक सेवकों की नियुक्ति होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप समझिए कि केंद्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका की जो स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं या जो यूपीएससी से जो भी सेलेक्ट होते हैं वो कैंडिडेट, एक भर्ती की का एक अभिकरण है। एक अभिकरण का मतलब आप समझिए कि एक यंत्र है जो हमें लोक सेवक है वो प्रोवाइड करता है, या लोक सेवक को नियुक्त करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराने वाला एक अभिकरण है। किस स्तर पर, तो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एमपीपीएससी, केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये लोक सेवकों को नियुक्त करने की जो भी परीक्षाएं हैं उसको आयोजन करने वाला एक केंद्रीय स्तर का अभिकरण है। मतलब ये समझिए, अभिकरण का मतलब ये है कि एक, आप बोलचाल की भाषा में इसको यंत्र मान सकते हैं जो नियुक्ति करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है। धौलपुर हाउस, संग्रहालय भी यहाँ है, मुख्यालय भी यहीं है धौलपुर हाउस में। पहली बार गठन बताया ही था ली आयोग की अध्यक्षता में, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष जो थे वो रॉस बारकर थे। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वर्तमान स्वरूप का गठन कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में। जैसे ही सब इस देश का संविधान लागू हुआ, वैसे ही संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी जो है वो अपने अस्तित्व में आ गई। तो पहला वर्तमान संरचना का गठन जो है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। और उस समय पर यूपीएससी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे HK कृपलानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम याद होना चाहिए, कुछ कर नहीं सकते, पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत में पहली बार यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली बार यूपीएससी के अध्यक्ष HP कृपलानी थे। अगर बात करें कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रॉस बारकर। अगर स्वतंत्र भारत का पूछना होगा तो वो स्वतंत्र भारत लिख कर देगा। नोडल मंत्रालय मतलब जिस मंत्रालय के अधीन ये काम करते हैं, तो वो है भारत सरकार का, जो केंद्रीय भारत सरकार है उसका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, ये जो यूपीएससी है वो काम करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें। मैंने आप लोगों के लिए पृष्ठभूमि भी बना दी, मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि क्यों इसको संवैधानिक बोला जा रहा है, क्यों स्वतंत्र है, कब इसका पहली बार गठन किया गया था, वर्तमान संरचना का गठन कब हुआ है। ये सभी के सभी पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा भी हो रहा है और हम लोग इस पूरे टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में है कि ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं जानता हूं कि कैट से संबंधित जो भी है, कैट से संबंधित जितने भी MCQ है मैं आप लोगों के लिए अभी लेकर नहीं आया हूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही हम लोगों का यूपीएससी और स्टेट पीएससी हम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, कैग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन सभी के मिक्स क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो मिक्स क्वेश्चन में आप लोगों को क्या रहेगा, एक बार पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ऐसा मैंने सोचा है। तो जल्दी से हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप लोगों को हम लोगों का पढ़ाया हुआ कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए, दिल खोल कर कमेंट करिए। और आपको लगता है कि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए तो बिल्कुल शेयर करिए। ठीक है, ताकि किसी तक एक अच्छी एजुकेशन है वहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, सारी चीज़ें बार क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप जानते ही हैं, अगर हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप भी हमें मोटिवेट करें आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। ठीक है, अंत में अगर हम लोग बात करें, लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे जो है ये एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पर जो भी हम लोगों के द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है उसके बारे में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का संपूर्ण पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम। ठीक है, प्री प्लस मेंस की 12 बुकलेट्स, उसमें सभी 20,000 से ज़्यादा MCQs। ठीक है, जिसे जो तैयार किया गया है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 की रैंक 1 संपदा सराफ मैम के द्वारा उसको तैयार करवाया गया है या उनके मार्गदर्शन में उसे तैयार किया गया है। हम लोगों के जो ऐप है उस पर MPPSC का प्री और मेंस का जो है पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप लोग ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए और देखिए कि आपके फ़ायदेमंद या आपसे रिलेटेड कौन सा कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, उसे परचेज़ करिए। इकाई बार मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कमज़ोर हैं तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स खरीदिए। ठीक है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, MPPSC और पटवारी का संपूर्ण पाठ्यक्रम अवेलेबल है, CSET और NCERT से संबंधित भी पाठ्यक्रम हमारे पास अवेलेबल है। तो आज ही डाउनलोड करें एग्ज़ाम ओरिजिनल का ऐप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।